हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं और उसका शीर्षक है चक्रवात और प्रति चक्रवात। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई को चक्रवात आया था अरब सागर से और बॉम्बे तथा गुजरात के तटवर्ती इलाकों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इस चक्रवात का नाम तौकते रखा गया था। इसके पहले वर्ष 2020 में 20 मई को बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान कलकत्ता और आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अगर 100 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में प्रत्येक वर्ष 4-5 बहुत ही गंभीर चक्रवात अरब की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और जिससे हमारा तटवर्तीय इलाका, खास करके बॉम्बे और उसके आसपास का इलाका, गुजरात का इलाका जिसमें काठियावाड़ का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उत्पन्न होता है उससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि यास नाम का एक अन्य चक्रवात बंगाल की खाड़ी में 22 मई को उत्पन्न होने जा रहा है और ये 26 मई 2021 को तटवर्तीय इलाके, खास करके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों को प्रभावित करेगा। तो हम ये देखते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के संपत्ति का नुकसान होता है, हजारों जान चली जाती हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है, वह क्यों उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण हैं, विभिन्न देशों में चक्रवात और प्रति चक्रवात को क्या कहा जाता है, चक्रवात की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इससे क्या नुकसान होता है, और इसके अलावा अगर चक्रवात या प्रति चक्रवात आता है तो उस स्थिति में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, शमन मतलब मिटिगेशन के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि कम से कम जान माल की हानि हो सके। इन सारे बिंदुओं पर मैं आज विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। दोस्तों, चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं और इस वर्ड को जो क्वाइन किया वो हेनरी पेडिंगटन ने। चक्रवात एक तूफान है जिसके मध्य में एक आई होता है, आंख होता है, जहां पर कि लो प्रेशर बनता है, माने निम्न दबाव बनता है, और हाई टेम्परेचर का क्षेत्र होता है, हाई ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता का क्षेत्र होता है। उत्तरी कटिबंध में माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन
घड़ी की उल्टी दिशा में बहती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सीधी क्लॉकवाइज बहती है। एंटी क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो आई का जो आंख का निर्माण होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वह क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार बहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में बहती है। दूसरी बात कि जिस तरह से चक्रवात में जिस आई का निर्माण होता है, आंख का निर्माण होता है, और वहां पर लो प्रेशर का या निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा होता है। वहां पर हाई प्रेशर या उच्च दबाव बनता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में एक अंतर और भी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लोन के आने से भारी बारिश होती है, जनहानि होती है, बहुत सारे भवनों को तोड़फोड़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है। लेकिन प्रति चक्रवात में हम क्या देखते हैं कि जब प्रति चक्रवात आता है तो मौसम सुहाना हो जाता है। देयर इज नो रेनफॉल, कोई वर्षा नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ अंतर मैंने आपको बताए। अब दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि चक्रवात के 6 महत्वपूर्ण अवयव हैं, और वो क्या क्या है। पहला अवयव तो मैंने बता दिया कि चक्रवात में एक आंख का निर्माण होता है, जिसमें कि लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होता है, या जिसको आर्द्रता कहते हैं। और ये जो घूमता है उत्तरी गोलार्ध में, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जो हवा जो बहती है वो एंटी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट है कि आंख को चारों तरफ से एक आई बॉल से घिरा रहता है। उस आई बॉल के पास में सबसे ज्यादा मजबूत हवा बहती है, जो हवा का जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा आई बॉल के पास में होता है। तीसरा पॉइंट, साइक्लोन का जो स्पाइरल बैंड होता है, उसके अधीन बहुत सारे तूफान, जिसको कि थर्मो स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान होते हैं, और बहुत ज्यादा गर्जना भी करते हैं, लाइटनिंग भी होता है, और इस कारण से बहुत ज्यादा बारिश होती है। चौथा पॉइंट क्या है, एनुलर जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाउडीनेस एंड हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। एनुलर जोन, चौथा जो उसका अवयव है वो है एनुलर जोन, मतलब कुंडलीय आकार का एक जोन का निर्माण करता है, जहां पर कि बहुत ज्यादा बादल होता है, क्लाउडीनेस होता है, और साथ साथ ज्यादा तापमान होता है, और आर्द्रता कम होती है। और पांचवा पॉइंट क्या है, आउटर कन्वेक्टिव बैंड, जो संवाहक की जो बैंड है, वो भी आउटर उसके बाहरी इलाकों पर कन्वेक्टिव बैंड लगा होता है। और छठा है क्लाउड मास,
मतलब बादलों का प्रवाह, जो क्लाउड मास कहेंगे, और ये जो साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये 6 इसके महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि पहला इसका शर्त ये होता है कि अगर कहीं साइक्लोन बनेगा या चक्रवात पैदा होगा तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा समुद्र के सतह पर बनता है, और इसके लिए जरूरी है कि समुद्र के सतह से 60 मीटर नीचे तक टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए, ताकि इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण की क्रिया आसानी से हो सके। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस इफेक्ट का होना जरूरी है। और दोस्तों आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मजबूत कोरियोलिस इफेक्ट विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में नहीं होता है, वहां पर इसका प्रभाव नहीं होता है। तो 5 डिग्री नॉर्थ के बाद ही साइक्लोन बन सकता है, और इसमें कोरियोलिस इफेक्ट मदद करेगा, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट अगर नहीं बनेगा, अगर काम नहीं करेगा, तो फिर साइक्लोन का भी निर्माण नहीं होगा। तीसरा, अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड व्हिच ए साइक्लोन डेवलप्स। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक माने वायुमंडल में अस्थायित्व का होना जरूरी है, और जिससे कि मैसिव ऊर्ध्वाकार बादल का निर्माण होता है, और यह बादल का निर्माण कन्वेक्शन माने संवहन और कंडेंसेशन संगहन, जिसको हिंदी में कहते हैं, की क्रिया इससे बलवती होती है, और ये समुद्र के ऊपर के भाग पर बनता है। दोस्तों चक्रवात बनने के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जो आप सापेक्ष जो आर्द्रता है वो ज्यादा होना चाहिए, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, वायुमंडल में लगभग 7000 मीटर तक, ताकि ये जो वाष्पीकरण की क्रिया के बाद में जब वो ऊपर के वायुमंडल में 7000 मीटर तक पहुंचते हैं तो वहां पर कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और फिर जो मॉइस्ट जो है, जो आर्द्रता है, वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट के रूप में, जिसको कि हम बाद में बारिश कहते हैं, वो पृथ्वी पर गिरे, और इस तरह से जो लेटेंट हीट है, जो निहित जो ऊर्जा है, वो रिलीज हो पाता है। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट अवयव हैं जिसके कारण से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफी समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों जो चक्रवात होते हैं 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक अक्षांश पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री लैटिट्यूड तक, मतलब अक्षांश तक,
जो चक्रवात या प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, समशीतोष्ण चक्रवात। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि आप एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर तो यह है कि टेम्परेट साइक्लोन, जिसको समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, वो लैंड में माने जमीन पर और सी माने समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल और केवल समुद्र के ऊपर ही निर्मित हो सकता है। दूसरा, टेम्परेट साइक्लोन में जो विंड स्पीड होता है, जो हवा के जो गति होता है, वो लो होता है, कम होता है और इतना ज्यादा नहीं होता है जिससे कि बहुत ज्यादा जान माल को नुकसान हो सके। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें हम क्या पाते हैं कि बहुत ज्यादा हवा की गति होती है। कभी कभी ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कभी कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कभी कभी 350 किलोमीटर प्रति घंटा देखा गया है। तो ज्यों ज्यों हवा की रफ्तार तेज होती जाती है त्यों त्यों उस इलाके में, तटवर्ती इलाकों में जान माल की भारी नुकसान होता है। और इतिहास में हमें मालूम है कि चीन में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में अनेक बार ऐसे समय आए हैं जब 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर यह है कि समशीतोष्ण चक्रवात में का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात में हम क्या देखते हैं कि एरिया बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त होता है, स्मॉल एरिया में ही उसका इफेक्ट होता है। अगला जो अंतर है वो है कि टेम्परेट साइक्लोन में या समशीतोष्ण चक्रवात में हम क्या देखते हैं कि रेनफॉल जो है, वर्षा कम मात्रा में होता है, ज्यादा एरिया में होता है और बहुत दिनों तक होता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या देखते हैं कि रेनफॉल माने वर्षा बहुत भारी मात्रा में होता है, इवन बाढ़ आ जाती है और ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे ही बारिश होती है। दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन में, समशीतोष्ण चक्रवात में हम क्या देखते हैं, फ्रंट का निर्माण होता है और यह बहुत जबरदस्त भूमिका अदा करता है। फ्रंट क्या होता है दोस्तों? जब वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बीच का जो डिवाइडर होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। और टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट की बहुत जबरदस्त भूमिका होती है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या देखते हैं कि फ्रंट की कोई भूमिका नहीं होती है। एक अन्य अंतर यह है, टेम्परेट साइक्लोन में जो हवा की जो दिशा है वो बदलती रहती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या देखते हैं कि हवा की दिशा जो है वो साइक्लिक होती है, साइक्लिक। एक और इंपॉर्टेंट जो अंतर है कि टेम्परेट साइक्लोन अक्सर विंटर सीजन में, जाड़े की ऋतु में होती है, समर ऋतु में, गर्मी की ऋतु में कम होती है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या देखते हैं कि समर सीजन में ज्यादा होती है, विंटर सीजन में इसकी तादाद कम होती है। एक और अंतर यह है
कि टेम्परेट साइक्लोन में विंड्स माने हवा और रेन माने वर्षा, ये हर उस सारे इलाके में एक्टिव होता है। ये नहीं होगा कि एक जगह एक्टिव होगा एक जगह इनएक्टिव होगा, लेकिन ऐसी बात ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम नहीं पाते हैं। दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या देखते हैं कि जो सेंटर, जो साइक्लोन का, जो चक्रवात का जो सेंटर है, जो मध्य बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं? आंख। और जो आंख है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, वहां पर जिसकी की व्यास 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है, वो एरिया हम क्या पाते हैं? पूरी तरह से काम होता है, मतलब शांति होता है, और देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल, मतलब कोई वर्षा नहीं होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मैं समझता हूं कि इतने अंतर काफी हैं और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जैसे कि टाइफून है। अब ये टाइफून का इस्तेमाल, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, इसका इस्तेमाल चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में, मतलब प्रशांत महासागर के इलाके में जो साइक्लोन तेजी से जो प्रवाहित होते हैं, उसके लिए टाइफून शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकता है, और इससे जबरदस्त मूसलाधार बारिश होती है, और इसके साथ साथ आंधी उठती है और लाइटनिंग होता है। तटवर्ती इलाके पर काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको कि हुरिकेन बोलते हैं। और इस शब्द का इस्तेमाल वेस्ट इंडीज के आसपास जो कैरिबियन सी है वहां पर, और अटलांटिक महासागर में इसे हुरिकेन्स के नाम से संबोधित किया जाता है। और यह तेज हवा के रफ्तार से यूएसए के तटवर्ती इलाकों में पहुंचता है, कैरिबियन सी के बहुत सारे वेस्ट इंडीज द्वीप से टकराता है और बहुत ज्यादा जान माल के नुकसान करता है। इसके अलावा एक अन्य टर्म है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ही उपयोग होता है, जिसको कि टॉर्पिडोज बोलते हैं। और ये टॉर्पिडोज को वेस्ट अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों में और दक्षिणी अमेरिका के इलाकों में इसको टॉर्पिडोज के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये लगभग 500 माइल पर घंटा के रफ्तार से तक प्रभावित हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान टॉर्पिडो से हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हिंद महासागर में और उसके तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान को बोलते हैं। तो इस तरह से विभिन्न नामों से विश्व में ट्रॉपिकल साइक्लोन को संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान, जिसको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, उससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से चक्रवाती तूफान प्रत्येक साल आते हैं। अगर 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हैं तो उसका अनुपात 3 और 1 का होगा, मतलब अरब सागर में 1 और बंगाल की खाड़ी में 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का
जो तटवर्तीय क्षेत्र है लगभग 8% इसका लैंड मास माने जमीन ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित है। प्रत्येक साल 5 से 6 चक्रवाती तूफान हिंदुस्तान के तटवर्ती इलाके में आते हैं और करोड़ों रुपए का की प्रॉपर्टी को नुकसान कर देते हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। आखिर चक्रवाती तूफान से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसका प्रभाव क्या है? तो पहला है कि जहां पर चक्रवाती तूफान आएगा वहां पर जबरदस्त हवा का बहाव होगा, नंबर 1। नंबर 2, मूसलाधार बारिश होगी जिसको कि टोरेंशियल रेन कहते हैं। तीसरा, तटवर्तीय क्षेत्र के लगभग 10 से 20 किलोमीटर अंदर में समुद्र की पानी घुस जाता है और बाढ़ का दृश्य निर्मित हो जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उन इलाकों से हटाना पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमारी से मर जाते हैं गंदे पानी के कारण से। और इसमें सबसे ज्यादा जो पिछले 100-200 वर्षों का जो चक्रवाती तूफान का अध्ययन किया गया है उससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों, चक्रवाती तूफान से जो देश में समस्या उत्पन्न हुई या होती रहती है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, शमन के क्या क्या तरीके हैं? तो पहला, साइक्लोनिक शेल्टर्स बनाए जाएं। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है कि चक्रवाती तूफान आने वाली है तो स्कूल को, धर्मशाला को, हॉस्पिटल को, उनको चक्रवाती शेल्टर मतलब साइक्लोनिक शेल्टर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वहां पर लोगों को रखा जा सकता है। हमें तटवर्तीय क्षेत्रों में अभियांत्रिक तरीके से ढांचा खड़ा करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तटवर्तीय क्षेत्र में अधिकांश मछुआरे रहते हैं क्योंकि वो मछली मारने का धंधा करते हैं और इनसे उनकी जीविकोपार्जन होता है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतना बेहतर नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो कच्चे मकान में भी रहते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी है कि तटवर्ती इलाकों में इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर अभियांत्रिकी तरीके से घर बनाए जाएं ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो और घर जो बने वो ऊंचे स्थान पर बने, लो लैंड एरिया में नहीं हो। तीसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो बाढ़ को मैनेजमेंट के तरीके जो हिंदुस्तान में दूसरे जगह अपनाए जाते रहे हैं वहां भी अपनाए जा सकते हैं। जैसे साफ पानी की व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के होते हैं वो साफ पानी नहीं मिलने के कारण से और गंदे पानी पीने के कारण से ही मर जाते हैं। तो साफ पानी की व्यवस्था करना, लोगों को भोजन का पैकेट्स देना, तत्काल रेस्क्यू की व्यवस्था करना, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने की व्यवस्था करना और इसके अलावा कोस्टल शेल्टर बेल्ट की व्यवस्था करना। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है?
इसका आशय यह है कि कोस्टल इलाकों में, माने तटवर्तीय क्षेत्रों में पौधारोपण करना, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। और यह देखा गया है कि जहां जहां प्लांटेशन तटवर्तीय क्षेत्र में किए गए हैं, वहां वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी कम नुकसान हुआ है। तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम को एक्टिवेट करना, और जो कि भारत सरकार कर रही है, और खास करके जो मौसम विभाग है उसके द्वारा समय समय पर चेतावनी जारी किए जाते हैं। मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि उन्हें नुकसान न हो सके। साइक्लोनिक डिटेक्शन रडार की व्यवस्था करना, और ये भी भारत सरकार कर रही है। इसके अलावा सैटेलाइट, जैसे कि आपने देखा हो कि विगत वर्षों में भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, और इनका मकसद मौसम के बारे में पूर्वानुमान प्राप्त करना भी है। और इस मामले में हिंदुस्तान की तकनीक बहुत आगे जा चुकी है। तो दोस्तों, ये सब विधा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके द्वारा तात्कालिक तौर पर साइक्लोन से अफेक्टेड या प्रभावित लोगों को मदद दी जा सकती है, जिसको कि रेस्क्यू कहते हैं। इसके बाद जब साइक्लोन चला जाता है, अभी आपने देखा होगा कि तौकती जो साइक्लोन आया था वो 17 मई को आया था और 19 मई को धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। तो इनकी मियाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहती है। तो जब साइक्लोन का इफेक्ट कम हो जाता है तो उसके बाद में हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लान करना है। और उसमें क्या क्या आएगा, पहला इवैक्यूएशन, जो लो लैंड एरिया है उन एरिया से लोगों को हटाना, पहला पॉइंट। दूसरा, इमरजेंसी शेल्टर स्थापित करना, शेल्टर हाउस स्थापित करना। तीसरा, सर्च एंड रेस्क्यू, बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने की कार्रवाई करना। अभी 2005 में, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया है, जिसके तहत में एनडीआरएफ केंद्र सरकार के द्वारा और एसडीआरएफ राज्य सरकार के द्वारा संगठित किया जा चुका है, और उनको डायरेक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। तो सर्च और रेस्क्यू का काम आज की तारीख में एनडीआरएफ के द्वारा और एसडीआरएफ के द्वारा, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा किया जाता है। मेडिकल असिस्टेंस की व्यवस्था करना होगा, भोजन की व्यवस्था करना होगा, साफ पानी की व्यवस्था करना होगा। यह भी देखना होगा कि कहीं महामारी न उत्पन्न हो, उसके लिए तत्काल हमें दवाइयों की व्यवस्था करना होगा। एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का छिड़काव करना होगा। रोड जो टूट गए हैं, जो कम्युनिकेशन बर्बाद हो गए हैं, उसको जोड़ने का काम करना होगा। बहुत ज्यादा मलबा, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में हो गए हैं, उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गंदगी का घर है। किसानों को बीज खरीदने के लिए सरकार के द्वारा सहायता करना होगा। सरकार को सस्ते दरों पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को लोन देने होंगे। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण जो कार्यवाही है, ये सब कार्रवाई करने होंगे, और तब जाकर के वहां के लोग को राहत प्रदान की जा सकेगी। तो दोस्तों, राहत और पुनर्वास, राहत जो है वो तत्कालिक होता है, फौरी होता है,
और पुनर्वास जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो दोनों का समन्वय स्थापित करना होगा और तभी तटवर्तीय क्षेत्रों में कम से कम नुकसान प्रभावित क्षेत्रों में की जा सकती है, मतलब नुकसान को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से और हमारे पूर्व के अनुभवों के आधार पर और हमारे पास जो अब विस्तृत लॉजिस्टिक्स या संसाधन हो गए हैं, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने पर हम इस प्राकृतिक विपदा के समय में अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।